हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर A to Z नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी प्रश्न का। 100 प्रश्न का ये सीरीज है और इन्हें आप देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आपको जो अमर शीट रहता है उसमें क्वेश्चन जो दिया रहता है, क्वेश्चन की संख्या आपको 100 को दिया रहता है। 100 में से किसी या 50 का प्रश्न दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लिखा है प्रश्न 1 से लेकर 100 तक कि प्रत्येक प्रश्न के साथ 4-4 विकल्प, मतलब कि आपके जो भी प्रश्न 1 से 100 तक दिया गया रहता है आपको बोर्ड में, उसके 4-4 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से कोई एक सही होता है। अब 100 में से देखिए तो कोई एक आपका मतलब एक प्रश्न 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। उन प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का, मतलब जो भी आपको 100 प्रश्न है इसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का जो उत्तर है आपके ओएमआर शीट पे जवाब देनी होती है, चिन्हित करनी होती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपको टोटल प्रश्न 100 रहता है, जिनमें से आप कोई भी आप 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई भी 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और जो भी आंसर सही होगा उसको आप ओएमआर शीट में भर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहला प्रश्न जो हमारा है वो है कि पहला प्रश्न है कि दही वाली, क्या है पहला प्रश्न, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है। अर्थात ये जो दही वाली जो मंगम्मा है ये किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़ भाषा में है या फिर संस्कृत भाषा में है या सी अंग्रेजी या उड़िया। दही वाली जो मंगम्मा है किस भाषा में ये अनुदित है, तो याद रखें ये जो दही वाली जो मंगम्मा है ये आपको कन्नड़ भाषा में, किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में अनुदित है। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा में अनुदित है, याद रख लीजिएगा। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। जो ढहते विश्वास है कहानी के जो संपादक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सुजात सातकौरी होता या सुजाता। ठीक है, ये पढ़े हुए ढहते विश्वास जो है इसके जो लेखक कौन है, तो याद रखिए ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वो है ढहते विश्वास के हैं सातकौरी होता। कौन है, सातकौरी होता है ढहते विश्वास के, याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है कि काला पानी, 3 नंबर प्रश्न है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी जो है ये किसका लोकप्रिय उपन्यास है। पहला ऑप्शन है सातकौरी होता, दूसरा है सामरदैया, तीसरा सुजाता और चौथा जो है ईश्वर पेटलीकर। ये जो है काला पानी जो है किसका है, सातकौरी होता, सामरदैया, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर। तो पढ़े हुएगा सातकौरी जो काला पानी जो है ये जो है ईश्वर पेटलीकर का। जो काला पानी किसका लोकप्रिय है, तो ईश्वर पेटलीकर का काला पानी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर का। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 5 क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न हमारा है कि 4 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 4 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, वह किसने कहा। मतलब जो अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है या किसने कहा था। ये जो एक्चुअली जो है हॉस्पिटल में ये कहानी घटी थी, किसने कहा था, मैट्रॉन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचायिका ने या फिर डॉक्टर ने। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह बात किसने कही थी। तो आप याद रखिए जो ये बात जो कही थी ये मजिस्ट्रेट जी ने कही थी। किसने कही थी, तो ये मजिस्ट्रेट साहब ने कही थी कि अंदर जाने का किसी का नियम नहीं है, अंदर जाने का जो है किसी को हक नहीं है, ये मजिस्ट्रेट साहब ने कही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। प्रश्न 5 है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था। जो मंगू का जो तबीयत खराब रहता है तो किसको पत्र लिख करके बुलवाया था, मंगू की माँ ने।
ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र को, बी छोटे पुत्र को, सी बड़ी बहू को, या डी छोटी बहू को। ठीक है, किसको बुलवाया था? तो आप पढ़े हुए मंगू की जो माँ है, वो जब मंगू बीमार रहती है तो अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखता है कि बेटा मंगू का तबीयत बहुत खराब हो गया, इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। बड़े पुत्र को उन्हें उसकी माँ बुलाती है। ठीक है, मंगू को भर्ती कराने के लिए जो पत्र लिखती है माँ, किसको लिखती है? तो बड़े पुत्र को। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? लक्ष्मी का जो बड़का लड़का था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है आदित्य, अमर और अमित अच्युत। तो याद रखिए लक्ष्मी के जो बड़े लड़के का नाम था लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। याद रखिएगा क्या नाम था? अच्युत नाम था लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है? चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? पहला नंबर ऑप्शन है गुणनिधि ने, दूसरा सरपंच ने, तीसरा लक्ष्मी ने और चौथा है केशव ने। स्वेच्छासेवक जो था उसका दल का जो गठन है किसने किया था? आप पढ़े होइएगा तो ठीक बात है, नहीं तो याद रखिए स्वेच्छासेवक जो दल था इसका गठन गुणनिधि ने किया था। बहुत ही समझदार लड़का था गुणनिधि। ठीक है, किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। याद रखिए स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब अगला चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न 8 नंबर में। ठीक है, कह रहा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी के पति, ये भी प्रश्न आता है कि लक्ष्मी के पति क्या नाम था? लक्ष्मण था। और लक्ष्मण जो था नौकरी कहाँ करता था? ऑप्शन नंबर ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी मद्रास में और डी दिल्ली में। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। जो लक्ष्मण जो नौकरी करता था वो करता था कोलकाता में। कहाँ नौकरी करता था लक्ष्मण? कोलकाता में नौकरी करता था। याद रख लीजिए लक्ष्मण नौकरी जो करता था कहाँ करता था? कोलकाता में। अब अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की जो बड़ी बहन था उसका नाम क्या था? मनु, ठीक है, कुसुम या मिनी या कसु। ठीक है, मंगू की जो बड़ी बहन था उसका क्या नाम था? मनु, मिनी, कुसुम या फिर कसु। तो इसका जो मंगू की जो बड़ी बहन था उसका नाम था, आप लोग याद रखें, कसु। क्या नाम था? कसु। मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम था कसु। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है किस दिन सीता को लगा कि लाइमी बिल्कुल फीकी है? किस दिन सीता को लगा कि लाइमी बिल्कुल फीकी है? पहला ऑप्शन है ना हर सिंह जी वाले दिन, दीपावली दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन या होली वाले दिन। ठीक है, ना सहर सिंह वाले दिन या दीपावली वाले दिन या दुर्गा पूजा वाले दिन या होली वाले दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ना हर सिंह वाले दिन जो लग गया था सीता को कि अब क्या लाइमी बिल्कुल फीकी पड़ गई है। प्रश्न संख्या 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है 11 नंबर कि जाति प्रथा स्वभाव विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा जो स्वभाव है वो विभाजन नहीं है क्यों? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 11 का ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन 11 नंबर क्या है? 11 का जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है भेदभाव के कारण, दूसरा शोषण के कारण, तीसरा गरीबी के कारण और चौथा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि जाति प्रथा स्वभाव विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति
प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चल लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है वो है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात थी। ये तो फेमस कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली था। ऑप्शन नंबर है दुत्कार, बी प्यार, प्यार थोड़ी खाएगा, फटकार, हाँ ये भी ठीक है, और मार। तो याद रखिए मदन के लिए जो मामूली सी बात थी खाना, जो मदन था उसके लिए मामूली बात था, क्या खाना था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, मार खाना उसके लिए एक मामूली सी बात हो गई थी मदन को। ठीक है, मदन को क्या मामूली था बात खाना? तो मार। कौन मार? चावल का नहीं, मार मतलब जो पिटाई उसके लिए बहुत मामूली सी बात था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है कह रहा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? पहला है मालविकाग्निमित्रम का, ठीक है। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम का। तीसरा ऑप्शन है मेघदूत का। चौथा है रघुवंशम का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, मेघदूत का। ठीक है, मैक्स मूलर जो है कालिदास की मेघदूत पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, अगला प्रश्न चल लेते हैं प्रश्न संख्या 14 में। 14 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? बोला बहादुर का पूरा नाम क्या था? जो बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है शेखर बहादुर, बी है दिल बहादुर, सी नंबर ऑप्शन है दिलन बहादुर, और चौथा नंबर जो है शिव बहादुर। तो याद रखिएगा जो बहादुर का जो पूरा नाम था उसका नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल बहादुर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिल बहादुर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 15 नंबर में क्या कह रहा है? ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, बी नंबर निबंध, सी नंबर व्यंग्य, और चौथा नंबर स्मरण। तो याद रखिए जो परंपरा का मूल्यांकन है वह जो है क्या है? तो वह एक निबंध है। क्या है? वह एक निबंध है। क्या है? निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ला शत्रुंजा क्या था? ला शत्रुंजा क्या था? पहला विद्यालय था, दूसरा गांव था, तीसरा शहर था, चौथा डी नंबर जो ऑप्शन है ईसाई मठ था। तो याद रखिएगा जो ला शत्रुंजा था वह क्या था? तो वह डी फॉर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, जो ईसाई मठ था। डी ईसाई मठ था। ला शत्रुंजा क्या था? तो ला शत्रुंजा ईसाई मठ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? ठीक है, 2 मछलियां, 3 मछलियां, 4 मछलियां, 5 मछलियां। ठीक है, तो जो मछली खरीदी गई थी उसमें जो मछली कितना मछली जिंदा थी? तो उसमें 2 मछली जो था जिंदा मछली था। कितने मछली जिंदा थी? 2। कितने थी? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 18। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक बार सुनिएगा। कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया था? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? मतलब किस धर्म को उन्होंने
उद्गार किया था? पहला ऑप्शन जो है सिख धर्म का, दूसरा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, दूसरा हिंदू धर्म का, तीसरा मुस्लिम धर्म का, चौथा ईसाई धर्म का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गुरु नानक जी थे वो जो है सिख धर्म का, किस धर्म का? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। चलिए इसमें थोड़ा हम और प्रश्न की बात कर लेते हैं, जब गुरु नानक जी से संबंधित है तो थोड़ा और इस प्रश्न के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। प्रश्न, यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जो गुरु नानक जी थे, जो गुरु नानक जी थे, ये गुरु नानक जी थे, इनका जन्म जो था, जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए, गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये पंजाब जो है अभी के डेट में वो पाकिस्तान में, कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में। और इसमें और बात कर लेते थोड़ा सा, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो पंजाब के पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान। और ये कहाँ, एक गांव जो था, ये एक नदी किनारे जो गांव थी, रावी नदी, कौन सी नदी थी? रावी नदी। रावी नदी के किनारे गांव बसा था, जिसके जो गांव का नाम था वो था तलवंडी। क्या था? तलवंडी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिए तलवंडी में। गुरु नानक जी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो याद रखिए गुरु नानक जी जो थे वो किस धर्म के थे? तो गुरु नानक जी जो धर्म के प्रवर्तन थे वो थे सिख धर्म के। किस धर्म के थे? सिख धर्म के। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन है, गुरु नानक जी से एक और क्वेश्चन है कि इनका जो गुरु नानक जी का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? कितने वर्षों में हो गया था? याद रखिए 70 वर्षों में इनका जो है मृत्यु हो गया था, 70 वर्षों में, ठीक है। तो हमने देखा कि गुरु नानक जी से 2-3 प्रश्न हमने उठाया। पहला प्रश्न तो इसमें दिया गया है कि गुरु नानक जी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। किस नदी के तलवंडी किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था, ठीक है, रावी नदी के किनारे था। और इसमें और बात कर लेते हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था कितने वर्षों में हुआ था? तो 70 वर्षों में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि रसखान क्या है? रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। रसखान की जो कृति है क्या है? प्रेम वाटिका। या फिर दूसरा ऑप्शन है दोहा कोश, या फिर तीसरा है मृच कटिकम, या फिर पृथ्वीराज रासो। तो रसखान जी बहुत अच्छे, ये भी जो है कवि हैं, इनका जो कृतियां हैं वो है, आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद कर लीजिएगा, प्रेम वाटिका। रसखान की जो कृति है क्या है? तो रसखान की जो कृतियां हैं प्रेम वाटिका। रसखान की कृतियां क्या है? प्रेम वाटिका। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 20 है, 20 में क्या कह रहे हैं? 20 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ 20 नंबर में कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो थे वो किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? ऑप्शन नंबर है मोहम्मद गौरी के सैनिक के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, नादिर शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा। तो याद रखिए जो मारे गए थे वो मारे गए थे किसके? तो नादिर शाह, B4 बाहुबली, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा कौन मारे गए थे? तो घनानंद, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 के बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की ओर चलिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 21 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं? मतलब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, या फिर 4 प्रकार। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, व्याकरण से है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो याद रखिए आप व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि कौन कौन, हालांकि इसमें तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रकार हैं, फिर भी थोड़ा सा आप याद रखिए आप। व्यंजन जो 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्शी व्यंजन, इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। पहला जो है स्पर्शी व्यंजन, पहला
व्यंजन के 3 प्रकार में स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। दूसरा व्यंजन है, ये पहला, दूसरा व्यंजन है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा जो व्यंजन है वो तीसरा व्यंजन है ऊष्मा व्यंजन, ठीक है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतःपुर का जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको याद रखिए, अंतः जोड़ पुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये ग्रामर का सेक्शन है, इसको पढ़ना पड़ता है और विशेष इसको हम आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अशुद्ध है। अशुद्ध का तात्पर्य है कि सही से कौन नहीं लिखा गया। सिंदूर, सिंदूर दिख रहा है कि ये गलत है, सूर्य भी गलत लग रहा है, वनवास भी गलत है। जो करेक्ट आंसर शुद्ध जो हमको लग रहा है वो क्या है, वनवास, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चल लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर में क्या कह रहा है कि 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुरेश कौन सा संज्ञा है। सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिए संज्ञा जो है सुरेश कौन सा, सुरेश एक नाम है, तो नाम है तो ये ऑप्शन नंबर 1 है जो व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी भाववाचक, और डी जो है समूहवाचक। तो सुरेश एक नाम है तो नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सुरेश जो है कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिए सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी नाम रहेगा व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। चलिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 25 पे आ गए। 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है सभा शब्द का लिंग है। मतलब सभा जो है कौन सा शब्द, मतलब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। सभा जो है इनमें से कौन सा लिंग है, तो याद रखिए सभा शब्द जो है, सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। सभा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 के बाद 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा। कह रहा है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, इनमें से रेखांकित जो शब्द है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ध्यान रखिए रेखांकित में कौन शब्द, तो इसका आंसर याद रखिए निश्चयवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न और 27 की ओर। 27 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 27 नंबर जो प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि मोहन क्या है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है, सामान्य काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, या फिर संदिग्ध काल। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मोहन आया वर्तमान काल का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली, वर्तमान काल का है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या है, प्रश्न नंबर 28 है कि एक मिनट देख लेते हैं। 28 में भाई बहन कौन सा समास है। याद रखिए समास से 1-2 क्वेश्चन आता ही है और ये हमें पढ़ना भी है। टॉपिक है हमारा 10th क्लास का। भाई जो बहन है कौन सा समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो समास जो है भाई बहन, इसमें देखिए याद रखिए योज्य चिन्ह का लोप है, जिसमें बीच में ऐसे लगा रहेगा तो याद रख लीजिए वह जो समास है। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं तब तो उसके बाद बताते हैं कि यहाँ देखिए एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ ये देखिए भाई बहन, भाई बहन में यहाँ पे देखिए तो ये जो ये लाइनिंग जो दिया हाइफन तो ये लगा रहेगा, तो इसको याद रखिए ये जो समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। जिसमें इस तरह का लाइन आपको दिखेगा, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लैक का हल्का सा, ये लाइन जिसमें देखिएगा तो याद रखिएगा कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। चलिए जब समास की बात होगी थोड़ा सा हम और समास के बारे में देख लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न डायरेक्ट आ जाता हो बहू कि समास जो होता है समास के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए समास के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। और ये 28 नंबर प्रश्न हमने अभी देख लिया कि 28 नंबर प्रश्न क्या था कि भाई बहन कौन सा समास है? तो योज्य चिन्ह का लोप हुआ था इसलिए द्वंद्व समास हुआ। समास कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि धन शब्द का पर्यायवाची, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है तरी, तीसरा ऑप्शन है अवधि, चौथा है हाथक। धन शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपको याद होना है धन शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा क्या होगा? तो एक मिनट, धन जो होगा वो संपत्ति होगा। धन का क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। धन का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची संपत्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विधवा क्या है? विधवा, विधवा है, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? वीरत, सधवा, महत या संपद। विधवा शब्द का जो होगा वो विलोम उसका क्या होगा? तो विधवा का हम लोग जानते हैं, बहुत आसान है। विधवा का जो होगा क्या होगा? सधवा। विधवा का क्या हो जाएगा? सधवा। विधवा का क्या हो जाएगा? विलोम सधवा। विधवा का सधवा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहना? 31 नंबर प्रश्न है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? ठीक है, मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन मंदरा, मदिरा, मंदिरा या मेदोरा। तो याद रखिए क्या कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेदोरा। ठीक है, यूनानी लोगों के द्वारा जो मदुरै जो लोग थे उनके यूनानी लोगों के द्वारा मदोरा कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? ये ग्रामर से क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? पहला नंबर है कि हम तो अवश्य जाएंगे, दूसरा है हम अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, चौथा है हमको तो अवश्य ही जाना है, अगला है मुझे तो अवश्य ही जाना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, हम अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। और ये प्रश्न इस टाइप का एक उपसर्ग और एक प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय हर बार पूछता है और बहुत आसान है। जो अंत में जुड़ेगा, जो अंत में, थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं। जो अंत में जुड़ेगा, जो अंत में जुड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं, अंत में जुड़ने वालों को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? तब प्रत्यय। अंत में जुड़ेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और जो शुरू में जुड़ जाएगा, शुरू में यदि जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। शुरू में जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। शुरू में जुड़ने वालों को उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ में प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में पूछा है कि प्रश्न में हमें पूछ दिया है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ला। तो देखिए तो आप इसे झूला को हम लोग क्या लिखेंगे? झू जोर ला। तो कितना बच्चा सीधा जोड़ देगा, अंत में सजी जुड़ गया है, ला है, ला पे टिक मार दीजिए और आप हो जाएगा पट। ठीक है, टिक मारिएगा आप हो जाएगा पट। तो याद रखिए झूला, झूला ठीक बात है कि लास्ट में आ तो जुड़ा है लेकिन मात्रा क्या है? तो इसमें ला में क्या चीज़ का मात्रा है? आ का। ला में क्या चीज़ का मात्रा है? आ का। तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग 33 के बाद प्रश्न नंबर 34 की ओर चल लेते हैं। 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द, बुद्धिमान शब्द, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है। बुद्धिमान शब्द जो है का स्त्रीलिंग रूप है, मतलब जो बुद्धिमान शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बुद्धिमान का? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमानी, नहीं। बी बुद्धिमनी, ये भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी, ये भी नहीं। हाँ बुद्धिमती, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बुद्धिमान का क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिमती। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चल लेते हैं। 34 के बाद प्रश्न नंबर हम लोग 35 को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचम, 35 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है
पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखें इसका आंसर हो जाएगा पम जोड़ चम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चल लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 क्या है? 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूध के दांत मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब मुहावरा हमें दे दिया, दूध के दांत का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अनुभवहीन होना चाहिए, दांत का जमना होना चाहिए, दांत का न टूटना या दांत का टूटना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दूध के दांत का जो आंसर हो जाएगा मतलब ज्ञान और अनुभव न होना, मतलब उसी का मतलब अनुभवहीन, मतलब ज्ञान और अनुभव न होना। आंसर नंबर जो का आंसर हो जाएगा करेक्ट। दूध के दांत का मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवहीन। ऑप्शन में ये भी हो सकता है ज्ञान और अनुभव का न होना। ठीक है, तो दूध के दांत का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुभवहीन, मतलब उसको अनुभव का भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान उसको कमी है। चलिए प्रश्न नंबर हम 36 का 37 नंबर प्रश्न की ओर से चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्या निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, देखिए मोहन तो एक नाम लग रहा है, तो होगा नहीं। कमला, ये भी एक नाम है, ये भी होगा नहीं। गुड़िया, ये भी एक नाम है, ये भी होगा नहीं। आप, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आप। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आप हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा कि सर्वनाम, तो जो संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर आप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है कि 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण? देखिए यहाँ पर संख्या लग गया, 4 संख्या आ गया, तो गुणवाचक तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है गुणवाचक, ये होगा नहीं। परिणामवाचक होगा नहीं। क्या है? सर्वनामिक विशेषण, ये भी होगा नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। चलिए प्रश्न नंबर हम 39 की ओर चल लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा पिकासो की व्याख्यात कृति का क्या नाम है? जो पिकासो है इसका व्याख्यात जो है कृति का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है द अविन्यू, दूसरा द विलनवस, तीसरा मदा मोलेज द अविन्यू, चौथा द मादा मोजेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी। ठीक है, मदा मोलेज द अविन्यू। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 39 की बाद 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बिरजू महाराज को तालमेल किससे मिली? पहला है दादा से, नहीं। नाना से, ये भी नहीं। अगला है बाबूजी से, और डी नंबर ऑप्शन जो है चाचा जी से। जो बिरजू महाराज को जो तालीम जो मिली थी, तालीम का मतलब उसको गुण मिला था, वो किन से मिला था? तो ये आप लोग पढ़े होएगा, याद रखिए, बहुत अच्छा है। जो बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी वो किन से मिली थी? वो उनके बाबूजी से मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम मतलब गुण किससे मिली थी? बाबू से मिली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। 41 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? जरा सा सुनिएगा। 41 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? कह रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बंगाल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था आप लोग को तो याद होना चाहिए, संविधान का रचयिता भी है। ये उनका हुआ था मध्य प्रदेश में। क्या हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 42 क्या कह रहे हैं? ठीक है, 42 है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है असहमत, दूसरा अनजान, तीसरा असहज, चौथा जो है असहमति। अनुमति का क्या है? तो याद रखें अनुमति का जो होगा असहमति। असहमति, अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? असहमति। चलिए हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है रक्षा। क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द। भक्षक, विषा, विनाश या वियोग। रक्षा शब्द का जो क्या विलोम शब्द हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो रक्षा का मतलब रक्षा करना, उसका क्या करना? उल्टा हो जाएगा विनाश करना। ठीक है, रक्षा का क्या हो जाएगा? रक्षा का हो जाएगा विनाश करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? विनाश करना। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। क्या कह रहा है? 39 देखिए, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है?
पहला नंबर ऑप्शन है कि मछली, दूसरा अक्षरों की कहानी, तीसरा 20 के दांत, चौथा भारतीय लिपियों की कहानी। नलिन बिलोचन जो शर्मा जी हैं उनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो कहानी लिखा गया है, याद रखिए, वो 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है 45 नंबर प्रश्न। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में, 1824 में, 1826 में और 1866 में। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? आंसर इसका याद रखिए। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, वो आपको हुआ था 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 46 की ओर चल गए हैं कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुँचे? समुद्र की यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत कब पहुँचे थे? पहला ऑप्शन है 1857 को, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा 1600 और चौथा जो है 1783। जो सर विलियम थे वो भारत जो समुद्री की रास्ता से कब पहुँचे थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी को। कब पहुँचे थे? तो 1783 ईस्वी को वो सर जोन जो है समुद्री रास्ता से कहाँ पहुँचे थे? भारत, 1783 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 हमारा कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र या महात्मा गांधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? अनाम दास का जो पोथा ये किसके है? उपन्यास कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला नंबर प्रश्न चल लेते हैं, प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 की ओर देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। देखिए फिर से प्रत्यय आ गया, इससे पहले ही बताया था। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो अंत में जुड़ जाए। प्रत्यय मतलब अंत में। तो अंत में देखिए तो यहाँ पर क्या जुड़ गया? वास्तविक। तो यहाँ पे देखिए ई की मात्रा यहाँ दिख रहा है, वास्तविक जो देख रहे हैं, तो इसमें वास्तविक में देखिए तो जरा सा वास्तविक में क्या है? वास्तविक जो है ये आपको इसमें क्या जुड़ गया? वास्तविक, वी अक। तो ये सीधा विक नहीं होगा। ठीक है, सीधा विक नहीं होगा। ये व के साथ मात्रा क्या है? तो व के साथ जो मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा है, ये से करके, और क ये छोटी ई मतलब हर्ष ई। हर्ष ई कैसे लिखा जाता है? तो ई और जोर क। तो वास्तविक, तो इसमें अंत में क्या है? तो इक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक। तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या करा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? डकैत को, हत्यारे को, चोर को या नाखून को? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है? तो नाखून को। किसे कहा है? नाखून को। अगला प्रश्न चल लेते हैं 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। क्या है? नी उपसर्ग शब्द से बना क्या है? नियम, नीति, निजी या निःशुल्क। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न। 51 कह रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, विदेशी विद्या या कपल विद्या या तकनीकी विद्या? तो याद रखिएगा, जो प्रेमघन के द्वारा जो कहा गया है वो कौन सी विद्या पढ़कर लोगों को क्या हो गया है? बुद्धि विदेशी हो गया है। तो विदेशी विद्या पढ़ करके, कौन सी विद्या पढ़ करके? तो विदेशी विद्या पढ़ करके जो है लोगों का जो क्या बुद्धि कैसा हो गया है? तो विदेश जैसा हो गया है। कौन सी विद्या? विदेशी। जैसे हम लोग देखते नहीं है, थोड़ा लड़का गांव घर में रहा तो वही मतलब नॉर्मल जैसे तैसे बोल रहे थे करते रहते हैं, लेकिन बाहर चल जाता है तेरे को मेरे को स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब बाहर वाला भाषा सीख गया तो क्या होता है? उसका विदेशी बुद्धि आ जाता है। ठीक है,
चलिए हम लोग चल लेते हैं अगला 52 नंबर प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या, क्रसफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्यसु घोतम। प्रस्तुत पंक्ति कविता की है। इसका ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी, दूसरा जनतंत्र का जन्म, सी भारत माता, और डी हिरोशिमा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है 52 नंबर, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा तन्ने सुरोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति जो है किसके द्वारा किसमें का है, इसका याद रखिएगा ये है स्वदेशी का। किसका है, तो ये स्वदेशी का, ठीक है, स्वदेशी। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। पहला किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस किसका आधार लिया गया है, तो ये लिया गया है किसका, तो शिशु मनोविज्ञान का। किसका लिया गया है, शिशु मनोविज्ञान का लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न और चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 54 क्या कह रहा है। 54 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है साहस, दूसरा अप्रसन्नता, तीसरा उम्मीद, चौथा आलस। तो हमारी नींद जो शीर्षक कविता में नींद जो प्रतीक है वह किसका प्रतीक है, तो वह साहस का प्रतीक है। याद रखिए किसका है, साहस का। किसका है, साहस का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। 55 नंबर, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौते क्यों कर लिया। पहला डर से, या फिर प्रेम से, या मजबूरी से, या शौक से। किस लिए कर लिया था, तो प्रेम समझौता करने का जो था प्रेम से। कैसे कर लिया था, प्रेम से। ठीक है, बहुत अच्छा है दही वाली मंगम्मा। एक बार आप लोग को मौका मिले तो ये किताब पढ़ लीजिएगा, हालांकि पढ़े होइएगा, जो नहीं पढ़े तो पढ़िए। कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, सास बहू का कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ठीक है, किस लेखक का था, मतलब कौन से लेखक जो जिसमें है ना उड़ीसा के है ना गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया है। पहला सातकोरी होता सुजाता जी का है, या श्रीनिवास का है, या ईश्वर पेटलीकर का है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा के जो बारे में विशेष दिया गया है सातकोरी होता जी के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 हमारा क्या कह रहा है। 57 नंबर प्रश्न है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। मतलब हल्ला कर करके कि बाढ़ आ गया है सब बच जाओ, इस तरह से सचेत करते हैं। हाँ, बाढ़ उड़ आ जाता है, लोग कहने लगता है कि उठ जाओ, मतलब ऊंचे स्थान पे चले जाओ, घर को खाली करो। तो मतलब पानी जब घुसने वाला रहता है तो कौन कर रहा था, चंद्रा कर रहा था, या शंकर कर रहा था, या गुणनिधि, या फिर में सभी। याद रखे ये सभी कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे सचेत होने के लिए बाढ़ से। ठीक है, कि बाढ़ आने वाली है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 की मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या नहीं मानती थी। मंगू को क्या नहीं मानती थी। ऑप्शन है बंधन 2, छुटकारा 3, मुक्ति, आदि संतोष। तो याद रखिए क्या नहीं मानती थी, तो छुटकारा नहीं मानती थी। क्या नहीं मानती थी, छुटकारा नहीं मानती थी। ठीक है, छुटकारा नहीं मानती थी। अगला नंबर प्रश्न चल लेते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है एस 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। सुजाता का है, या श्रीनिवास का है, या सातकोरी होता का है, या ईश्वर पेटलीकर का है। तो याद रखिएगा इसका जो है किसका है, सुजाता। कौन है इसका, सुजाता। ठीक है, कौन है, सुजाता। ठीक है, सुजाता जी। अगला नंबर प्रश्न चल लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कह रहा है 60 नंबर में 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, या दंत है। नौ का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो ए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। हाँ, याद रखिएगा इसका क्या है, मूर्धा। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद चलते 60 के बाद हम लोग 61 नंबर प्रश्न में चलते। 61 क्या
चलिए 61 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्र या गुणाकार मूले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणाकार मूले। कौन हो जाएगा? गुणाकार मूले। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी जो है इस पुस्तक के रचयिता जो है कौन है? गुणाकार मूले। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? पहला देवनागरी, तेलुगु, खरोष्टी या ब्राह्मी। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदी तथा ये जो इसकी बोलियाँ किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी बोली की जो लिपि क्या है? हिंदी का देवनागरी। ठीक है, हिंदी का क्या हो जाएगा? देवनागरी। इस तरह से बात कर ले अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी का हो जाएगा रोमन। क्या हो जाएगा? रोमन। ठीक है, रोमन। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल लेते हैं 62 के बाद 63 नंबर प्रश्न में। 63 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा अमर लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से, छपरा से, आरा से या बक्सर से। तो याद रखिएगा ये जो लेखक अमरकांत है इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से। आरा हिले बलिया है ना, वही बलिया से इन्होंने क्या की थी? अपनी शिक्षा हाई स्कूल की प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64। 64 नंबर प्रश्न क्या था देख लेते हैं। कह रहा बहादुर कहाँ से भागकर आया था? भोपाल से, बंगाल से, नेपाल से या तिब्बत से। जो बहादुर था वो कहाँ से भाग कर आया था? तो याद रखिए बहादुर जो था वो भाग कर आया था वह कहाँ से भाग कर आया था? तो ये नेपाल, भोपाल, बंगाल। तो बहादुर जो भाग के आया था याद रखिए कहा था इसका आंसर, हाँ शायद हाँ बंगाल से। कहाँ से आया था? बंगाल से। कहाँ से भाग के आया था? बंगाल से। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 65। 65 नंबर प्रश्न है कि इज्जत शब्द क्या है? इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत जो है कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इज्जत जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? तो याद रखें इज्जत शब्द है वह स्त्रीलिंग है। इज्जत शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। ठीक है, इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग। चलिए प्रश्न हम लोग आगे चल लेते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर चल लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 66 कह रहा है कि त क्या है? त का उच्चारण स्थान, मतलब ये जो त जो है कहाँ से निकलता है? मूर्धा से, दंत से, कंठ से या ओष्ठ से। याद रखिए त का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका दंत। क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक है, त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चल लेते हैं प्रश्न नंबर 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर जो था पहला लेखक का पुत्र था, दूसरा लेखक के भाई का पुत्र था, या लेखक के साले का पुत्र था, और लेखक का चचेरे का पुत्र था। याद रखिएगा लेखक का पुत्र था। ठीक है, लेखक का पुत्र था। अगला नंबर प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 68 नंबर प्रश्न कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास जो शर्मा थे उनका जन्म कहाँ नहीं, जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? रामविलास जो शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म पहला ऑप्शन है कब हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1911 में या 1914 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखें इनका जो जन्म हुआ था, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1912 में। 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, उसके बाद 69 की ओर चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 69 नंबर का प्रश्न कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन है क्या है? निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो याद रखिए ये जो परंपरा का मूल्यांकन है वह क्या है? तो वह जो है वो है निबंध। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न चल लेते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। यतीन्द्र मिश्र या फिर अमरकांत या फिर महात्मा गांधी या पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखिए इसके जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीत जीत में निखरत हूँ। इनके जो लेखक हैं वो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा सा सुन लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेमन शब्द कौन सा समास है। बेमन शब्द कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या फिर नज समास। ये क्या दे दिया यहाँ पे, कुछ अलग ऑप्शन होना चाहिए। बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर क्या कहता है तत्पुरुष या फिर या नज। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। इन तीनों में से यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, वही होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 72 नंबर प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कहानी में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। सीताराम को, शंकर पार्वती को, और राधा कृष्ण मार को, या गणेश लक्ष्मी को। ठीक है, तो ये जो किसको कहा है, तो याद रखिए ये कहें किसको, तो ये कहे हैं, एक मिनट, हाँ, राधा कृष्ण मार को। किसको कहें? राधा कृष्ण मार को। राधा कृष्ण मार को कहें। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न क्या कर। 73 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। सूफी मार्ग, ठीक है, कृष्ण भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग या फिर राम भक्ति मार्ग। तो याद रखिएगा ये जो है कौन, गुरु नानक जो है वो है निर्गुण भक्ति मार्ग के। किसके हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के हैं। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 74। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 74 नंबर प्रश्न कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किसने कहा। ये जो लाइन है यह किसने कहा है, तो ये लाइन जो है किसने कहा, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन नंबर क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है भूषण, तीसरा है रसखान, चौथा है घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसखान। कौन हो जाएगा? रसखान। क्या कहा था कि रसखान जी ने क्या कहा था, तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किसने कहा था, तो रसखान जी ने कहा था। रसखान जी ने कहा था। चलिए 75 नंबर प्रश्न की ओर चल लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। पहला नंबर ऑप्शन है कि रसखान का, घनानंद का, भूषण का या प्रेम धन का। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो याद रखिए मीर मुंशी जी ने वो प्रेम घन का घनानंद का। किसका किया था? घनानंद का। किसका किया था? घनानंद का। मीर मुंशी जी ने किसका किया था, तो घनानंद का किया था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न चल लेते हैं, प्रश्न नंबर 76। 76 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर। 76 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार के। तो याद रखिएगा ये जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो रहने वाले थे वो अपने ही बिहार के। कहाँ के रहने वाले थे, तो अपने ही बिहार के। चलिए अब हमें बताइएगा अपने ही बिहार के जो रहने वाले थे, तो बिहार के किस जिला के रहने वाले थे, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार के किस जिला के रहने वाले थे, किस जिला के रहने वाले थे कौन, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर किस जिला के रहने वाले थे, हम आपको बताते हैं। उनका गांव जो था वो सिमरिया गांव, क्या था, सिमरिया, हाँ सिमरिया गांव था उनका, सिमरिया गांव। अब हम ये बताइए कि उनका जिला कौन था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न चल लेते हैं, प्रश्न नंबर 77। 77 नंबर प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। पहला उदास घाटी, दूसरा
सुख समृद्धि की, तीसरा उदारता की और चौथा त्याग की। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये सुमित्रा पंत के अनुसार जो भारत माता की जो मूर्ति है किसका है, उदास घाटी की, किसका है, उदास घाटी की। ठीक है, अगला नंबर 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 78 नंबर प्रश्न है कि 78 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। जो भारत सौभाग्य है ये जो नाटक है किसका है, कुंवर नारायण का है, या फिर प्रेम धन का है, या फिर अनामिका का है, या सच्चिदानंद का है। याद रखिए ये जो है क्या, भारत सौभाग्य ये है प्रेम घन जी का है। किसका है, प्रेम धन जी का, किसका है, प्रेम धन जी का। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 79 नंबर 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि स्नेह को मार्ग रेखांकित में कौन सा कारक है। मतलब कारक पूछा, कारक से एक प्रश्न रखिएगा, कर्ता कारक, करण कारक, करण का कर्म कारक या संबंध कारक। ठीक है, तो को के लिए क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, कर्म कारक क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है देख लीजिएगा। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये तो आपको बनाना पड़ेगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, वी जोड़ आयाम। व्यायाम का क्या हो जाएगा, वी जोड़ आयाम। ठीक है, ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यायाम शब्द का जो हो जाएगा ए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81। 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है अकेला दम क्या है, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है, चाल चलना या धोखा देना, याचन करना या अकेला। तो अकेला दम का जो मुहावरे का अर्थ होगा जो होगा अकेला, ऑप्शन के अनुसार अकेला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है देवालय शब्द कौन सा समास है। देवालय शब्द जो है वह कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देवालय जो देवजोर आलय इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 83 की ओर चल लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 83 नंबर प्रश्न कह रहा है मोर क्या, मोर जो है, मोर शब्द है क्या है, तत्पुरुष समास है। मोर शब्द क्या है, तत्पुरुष समास है, या फिर तद्भव समास है, या फिर देशा समास है, या फिर विदेशा समास है। तो याद रखिए ये जो मोर शब्द है तद्भव है। क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। चलिए 83 के बाद हम लोग 84 नंबर देख लेते हैं। 84 नंबर क्या कह रहा है। 84 नंबर प्रश्न है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अभी बताए थे उपसर्ग प्रत्यय आता है। तो अधिकार में क्या है, तो देखिए शुरू में क्या जुड़ा हुआ है, तो शुरू में जुड़ा हुआ अधि जोरकार, आंसर हो जाएगा सी फोर चलो बुलावा आया है। ठीक है, तो सी फोर आंसर अधि क्या हो जाएगा, अधि। अगला नंबर प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए 85 नंबर प्रश्न कह रहा है तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तूफान जो शब्द है वह कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाए तूफान शब्द जो है वो आंसर हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक। कौन सा है, व्यक्तिवाचक। तूफान शब्द कौन सा है, व्यक्तिवाचक। इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग आगे देख लेते हैं 86 नंबर प्रश्न कह रहा है अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अबली, अबलाइन, अबला या फिर अबलीन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अबल का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा अबला। क्या जाएगा, अबला। क्या जाएगा इसका, अबला। ठीक है, अबला बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख ले 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो मनोहर शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोहर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा मन जोर हर, ऑप्शन नंबर बी, मन जोर हर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 88 के बाद हम लोग देखे 87 के बाद देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 88 कह रहा संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के
कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए जो है 1, 2, 3, 4। तो संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। उसका हम लोग चलते हैं 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा 89 नंबर प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं दिया ही होगा, आगे नाथ न पीछे पगहा का जो अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी न होता। कहते हैं ना बात बात में, आगे न नाथ पीछे पगहा, बिना सिंह के कूदे गधा, इसी तरह कुछ लक्तियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है किसी तरह का उस पर जिम्मेदारी नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, चलिए पहला ऑप्शन क्या है इसका? चलिए हाँ, यहाँ पर इसका ऑप्शन आ गया, आगे नाथ न पीछे पगहा का जो है ऑप्शन दिया हुआ, मूर्ख धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, या किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। यही आंसर हो जाए, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा। चलिए, आपके पीछे माँ है, पिता है, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है? मुख चंद्र जो शब्द है वो कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्विंद। याद रखिए, मुख चंद्र जो है वो क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, 90 के बाद हम लोग चले थे 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं विनोद कुमार शुक्ल, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 92वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण है नरकी, नारकीय, नरका, या फिर नरकुई। तो आंसर हो जाएगा नारकीय, बी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न का, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो पर्यायवाची तो आप लोग याद कर लिया, बहुत अच्छा है। आँख शब्द का क्या होगा? क्या? सुमा, अतन, लोचन, या देबारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 94 नंबर, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? बंधन शब्द का विलोम होगा, मतलब क्या होगा बंधन शब्द का? मुक्ति, बंधना, या छूट, या छोड़ना। तो इसका जो हो जाएगा बंधन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मुक्ति। क्या हो जाएगा? मुक्ति। इसका बंधन, कोई बांध दिया है तो उसको मुक्ति कर देना है, फिर मैं छोड़ दो। कोई किसी को यदि बांध देते हैं तो उसको छोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा मुक्ति। चलिए उसके बाद 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमीरुद्दीन नाम किसका था? पहला ऑप्शन है मिट्ठन मियाँ खां, बिस्मिल्लाह खां, अली बख्त खां, या जमाल शेख खां। जी हाँ, तो किसका नाम था? तो याद रखिए, ये जो नाम था ये नाम था बिस्मिल्लाह खां का। किसका नाम था ये बिस्मिल्लाह खां का नाम था। कौन सा नाम था? अमरुद्दीन। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 96 नंबर प्रश्न। 96 कह रहा, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी के पिता नाम करमचंद्र गांधी, जयशंकर गांधी, क्या धर्मचंद्र गांधी, या फिर विद्याशंकर गांधी। तो याद रखिए, महात्मा गांधी के जो पिता का नाम था वो करमचंद्र गांधी था। ठीक है, क्या नाम था? करमचंद्र गांधी। और याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु कब हुई थी? अब चलिए कमेंट में करके बताइए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 96 देखे थे, 96 के बाद हम लोग 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 97 कह रहा है, कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अल्प, अलक्ष्य, अलक्ष्य क्या हो? ये तो होगा नहीं। अखाद्य, अल्पज, या फिर अल्पाहारी। तो कम खाने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा अल्पाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पाहारी। चलिए बहुत करीब आ चुके हैं, 2 प्रश्न और हम लोग के लिए बच गए हैं।
तो देख लेते हैं वो दोनों प्रश्न को। 98 नंबर है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को जो संगीत अकादमी का जो कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में? याद रखें 27 साल की उम्र में। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 99 नंबर, छात्र। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्री नहीं होगा, छात्रानी नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होगा, क्या होगा? छात्रा होगा। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न और अंत प्रश्न। ठीक है। चलिए, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना, सुलोचनी, सरला या सुलक्षणी? ठीक है। तो चलिए, इसका 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर सुलक्षणी। क्या हो जाएगा? सुलक्षणी। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने पूरे 100 प्रश्न का आपको अभी हमने बताया विश्लेषण करके। ठीक है। 100 प्रश्न में इसी तरह से आपको बोर्ड में रहते हैं, जिसमें से कोई 50 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है। और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। नहीं, आप बैठे हुए हैं तो आराम से मोबाइल चालू कर लीजिए और इसको देखते रहिए। इस तरह से आपका भी तैयारी हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।